हम जिस समाज में रहते हैं वह सदैव अपनी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए समाज के एक विशेष वर्ग पर आधारित रहता है। यह विशेष वर्ग व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने का विशेष कार्य करता है। इस विशेष वर्ग को समाज में व्यापारिक वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इस वर्ग में एक छोटा फुटकर दुकानदार भी अपनी सेवाओं को प्रदान करता है और एक बड़ा थोक विक्रेता भी। परंतु इस वर्ग का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर किस प्रकार से पड़ता है, यही इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6। व्यापारिक समाज। व्यापार करना महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु व्यापारिक सोच विकसित करना लाभकारी होता है। पिछले अध्याय में हमने माचिस का एक उदाहरण देते हुए दो व्यापारियों के विषय में चर्चा की थी। इस अध्याय में नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा अध्याय आपके समक्ष रखेंगे जो संभवतः आपने पहले नहीं सुना होगा। मित्रों, कोई भी उद्योग व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उद्योग के 4 चरण होते हैं, जिसमें उत्पाद को निर्मित करना, बाजार में पहुंचाना, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अधिकांश लोग व्यापार एवं उद्योग में अंतर नहीं जानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति व्यापारी होता है जो बाजार में किसी न किसी रूप से संसाधनों का लेनदेन अथवा निर्माण करता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ी भिन्नता होती है। एक उद्योगपति सदैव वस्तु के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन पर बल देता है। वह बाजार के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए अपने उत्पाद का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। उसको बाजार के विषय में पूर्ण जानकारी उन व्यापारियों के द्वारा मिलती है जो उनके उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमारे समक्ष बाजार को लेकर एक प्रस्तुति रखी जाती है। हमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार एक वस्तु एक उत्पादक के माध्यम से निर्मित होने के उपरांत हम तक उपलब्ध कराई जाती है। हमें यह बताया जाता है कि कोई भी उत्पाद सर्वप्रथम एक निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके उपरांत निर्मित उत्पाद को बड़े स्तर के व्यापारी एकत्र करके आगे बाजार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन व्यापारियों को कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के रूप में प्रचलन प्राप्त है। इनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं जो उत्पाद के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक उत्पाद उपयोग की समय अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। बाजार के लिए उत्पादों का प्रवाह तीव्र गति से होता है जो हमारे भोजन से सीधे संबंध रखते हैं। दूध एवं इससे निर्मित उत्पाद, सब्जी, फल इत्यादि वह उत्पाद होते हैं जिनकी आवश्यकता प्रतिदिन तीव्र गति से होती है। इन उत्पादों को क्षेत्रीय स्तर पर एकत्र करके बाजार तक पहुंचाया जाता है। यह सभी क्षेत्रीय उत्पाद एक निश्चित समय अवधि तक उपयोग में आने आवश्यक होते हैं क्योंकि इनकी खराब होने की गति तीव्र होती है। प्रत्येक क्षेत्र में इन उत्पादों को उत्पादक से एकत्र करके तीव्रता से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इन उत्पादों में भी एक अन्य श्रेणी होती है जिसमें वह उत्पाद आते हैं जिनका उपयोग तो प्रतिदिन होता ही है, परंतु इनके खराब होने की समय सीमा कुछ अधिक होती है। इन उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इन सभी उत्पादों को सीधे उपभोग में लिया जाता है, साथ ही इनके द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को विशेष प्रक्रिया के द्वारा सुरक्षित रखकर ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। प्रतिदिन भोजन के रूप में उपयोग होने वाली वस्तुएं प्रत्येक ग्राहक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम स्वच्छता के लिए करते हैं इसी श्रेणी में आती हैं। उदाहरण के तौर पर दंत मंजन अथवा टूथपेस्ट, नहाने का एवं कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, घर की सफाई के लिए रसायन, चाय, कॉफी,
क्रीम, तेल इत्यादि। इन सभी उत्पादों को तीव्र गति से उपयोग होने वाली श्रेणी में रखा जाता है। व्यापारी भाषा में इन्हें एफएमसीजी उत्पाद कहा जाता है। जो उत्पाद जितना अधिक उपयोग में आता है, उसकी मांग सदैव बनी रहती है और एक बड़ा व्यापारिक वर्ग इसके लिए कार्य करता है। एक सामान्य परिवार प्रति व्यक्ति लगभग 200 रुपए का भोजन प्रतिदिन ग्रहण करता है, जो इसी श्रेणी में आता है। यदि परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं, तो लगभग 500 रुपए का खर्चा इसके लिए न्यूनतम कहा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक परिवार को प्रतिदिन पौष्टिक आहार के लिए कम से कम 1200 रुपए प्रतिदिन अपनी भोजन सामग्री में व्यय करने चाहिए। अर्थात लगभग 40,000 रुपए महीने का खर्च एक सामान्य परिवार वहन करता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भी उत्पाद होते हैं जो परोक्ष रूप से उपयोग में आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके निवास से संबंध रखते हैं। एक व्यापारी इन उत्पादों के लेन देन से एक बहुत अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होता है। प्रत्येक परिवार में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके लिए चिकित्सक एवं औषधालय का उपयोग किया जाता है। यह सभी मूल रूप से औषधि को एक उत्पाद के रूप में उपयोग में लाते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर अस्वस्थ व्यक्ति को प्रदान करते हैं। क्योंकि औषधि में यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए व्यापारी इसका विशेष ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य केवल मानव तक ही सीमित नहीं रहता है, पशु पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वह वर्ग आता है जिसे हम कृषि क्षेत्र से संबोधित करते हैं। प्रत्येक किसान अपनी भूमि को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करता रहता है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहे। कभी कभी कुछ भूमि जब अपनी उर्वरक क्षमता खोने लगती है तो किसानों के पास उसे स्वस्थ करने के कुछ नए उपायों का ज्ञान उपलब्ध होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वह क्षेत्र जहां पर कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, उनकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरी श्रेणी में वह उत्पाद आते हैं जो हमारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कपड़ा धोने की मशीन, मसाला पीसने की मशीन, सफाई करने की मशीन इत्यादि अलग अलग उपकरण हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी उत्पादों को उपयोगकर्ता के पास बड़े व्यापारी सीधे पहुंचाते हैं एवं इनके रखरखाव का दायित्व भी स्वयं ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे वर्ग में ऐसे उत्पाद आते हैं जो मुख्य तौर पर यातायात से संबंधित होते हैं, जिसमें वाहन एवं उससे संबंधित उत्पाद सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में व्यापारियों का अपना अलग स्तर होता है। व्यापारी का सबसे बड़ा उद्देश्य एक अच्छे धन लाभ को अर्जित करना होता है। इसके लिए व्यापारी बाजार को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर कार्य करते हैं। बाजार को उत्पाद उपलब्ध कराना सरल होता है, किंतु उपभोक्ता तक उसकी सटीक जानकारी पहुंचाना एक जटिल कार्य होता है। एक उत्पाद उपभोक्ता क्यों उपयोग करे, इसके लिए उसकी आवश्यकता एवं आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। उपभोक्ता, जिसे व्यापारी भाषा में ग्राहक के रूप में जाना जाता है, अपने किसी भी उत्पाद का चयन करने से पूर्व कई विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। दूसरे स्तर पर वह उन सुविधाओं को उत्पाद के रूप में देखता है जो उसके समय को बचा सके। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए व्यापारी अपनी विभिन्न योजनाओं का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद ग्राहक तक पहुंचे, इसे विपणन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसे व्यापारी भाषा में मार्केट करना भी कहते हैं। सबसे पुरानी मार्केट अपने पारंपरिक ढांचे के साथ कार्य करती है, जिसमें विभिन्न लोगों कड़ी के रूप में भूमिका निभाते हैं।
पारंपरिक मार्केट में सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके उपरांत कैरी एवं फॉरवर्ड एजेंट होता है, इसके उपरांत स्टॉकिस्ट अथवा संग्रहकर्ता होता है, इसके उपरांत थोक व्यापारी कार्य करता है, जिसके उपरांत एक फुटकर व्यापारी अपनी भूमिका निभाता है। व्यापारियों की इस श्रृंखला के उपरांत उत्पाद ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है। श्रृंखला में जिस भी स्तर के व्यापारी अपना अपना कार्य करते हैं, उनको उसी के अनुसार लाभ की प्राप्ति भी कराई जाती है। जो व्यापारी ग्राहक के जितना समीप होगा, उसका लाभ प्रतिशत उतना अधिक होता है। यदि एक उत्पाद उत्पादक के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसकी उत्पादन राशि के साथ सरकारी टैक्स, यातायात के खर्चे, राजकीय चुंगी एवं ग्राहक तक पहुंचाने तक जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए उसका शुल्क निर्धारित किया जाता है। इस शुल्क को अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक बाजार हर क्षेत्र में विकसित करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आबादी के क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों को अनुमति नहीं होती है कि वे अपना व्यापार करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े व्यापारी प्रत्यक्ष बिक्री का एक नया मार्केटिंग ढांचा उपयोग में लेकर आते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री में बड़े स्तर के व्यापारी अपने विशेष वितरक तैयार करते हैं, जो छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री में ग्राहक की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उसके निवास स्थान तक सामान उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही उन्हें प्रत्येक उत्पाद में एक छूट का लाभ भी प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष बिक्री मार्केट का एक ऐसा मंच होता है जिसमें पारंगत व्यक्ति एक अच्छे स्तर का व्यापार करने में सक्षम होता है। प्रत्यक्ष बिक्री का सबसे बड़ा लाभ ग्राहक द्वारा मांग की गई वस्तुओं को उसके निवास पर सीधे प्राप्त करके मिल जाता है। वर्तमान तकनीकी युग में इस कार्य को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से उपयोग में लिया जा रहा है। ग्राहक अपनी पसंद का सामान ऑनलाइन पसंद करते हुए आरक्षित कर लेता है और विशेष वितरक के द्वारा उसके निवास स्थान पर सामान उपलब्ध करा दिया जाता है। ऑनलाइन सुविधा के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग उत्पाद को सरलता से न केवल प्राप्त कर सकता है, अपितु वह कई प्रकार के समान उत्पादों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपनी जानकारी भी बढ़ा सकता है। ग्राहक को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए व्यापारी अपने स्तर पर ही अलग अलग उत्पादों का विवरण अपने उत्पाद की विशेषताओं को बताते हुए प्रस्तुत करता है। क्योंकि बाजार मूल रूप से ग्राहक की खुशी पर निर्भर करता है, इसलिए ऑनलाइन सुविधा लगभग प्रत्येक ग्राहक को पसंद आती है। प्रत्यक्ष बिक्री का एक और मॉडल बहुस्तरीय विपणन प्रणाली के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इस योजना का निर्माण विशेष तौर पर रोजगार की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वितरक को नए वितरक बनाने की अनुमति दी जाती है एवं लाभ को सभी में एक योजनाबद्ध तरीके से बांट दिया जाता है। बहुस्तरीय मार्केट, जिसे हम अमिलम के रूप में भी जानते हैं, मार्केट का एक श्रेष्ठ मॉडल होता है जिसके द्वारा व्यापारी अपने वितरक को उत्पाद की जानकारी स्वयं देता है एवं उसे इस जानकारी को आगे नए वितरकों को समझाने के लिए प्रशिक्षित भी करता है। मुख्य व्यापारी का उद्देश्य केवल ग्राहक की संतुष्टि ही होता है, किंतु इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक स्वयं को वितरक के रूप में प्रचलित कर सकता है और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अन्य वितरक बना सकता है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर विश्व को प्राप्त हुआ है और बहुत से परिवार अपनी आजीविका अच्छे स्तर पर आनंद पूर्वक अनुभव कर रहे हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी का केंद्र बन चुका है और यहाँ पर प्रत्येक योजना सरलता से उपयोग में ली जा सकती है। एमएलएम मार्केट भारत में 1995 में प्रचलन में आई, तब से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारे परिवार इसके द्वारा लाभान्वित हो चुके हैं। भारत में वित्तीय प्रशिक्षण की कमी होने के कारण इस योजना का सही अर्थों में लाभ नहीं उठाया गया है।
परिणाम स्वरूप केवल 20% वितरक ही योजना को सही अर्थों में करने में सफल हो पाए हैं, परंतु 80% किसी न किसी रूप में स्वयं को विकसित नहीं कर पाए हैं। इस योजना के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त किए बिना वितरक के रूप में ग्राहक बाजार में कार्य करना प्रारंभ कर देता है और एक छोटी सी अवधि के उपरांत ही कार्य को छोड़ भी देता है। भारत सरकार इस व्यापार को लेकर अत्यधिक गंभीर तब देखी गई जब वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी ने विश्व को अपनी चपेट में लिया। भारत का बाजार उस समय भी लगभग 80% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा था, जिसका एक बड़ा लाभ उस समय देश को हुआ। आर्थिक मंदी का भारत में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु प्रत्यक्ष बिक्री के लिए भारत सरकार गंभीर हो गई। वर्ष 2015 में पहली बार व्यापार संघ एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रत्यक्ष बिक्री को लेकर जानकारी सामान्य ग्राहकों तक साझा की गई, परंतु इसके उपरांत भी इसके लिए विशेष कार्य किया जाने लगा और उन सभी पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया जो इस व्यापार के अंदर लोगों का विश्वास पैदा कर सकें। बाजार को संगठित करना सबसे बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष खड़ी हुई थी, क्योंकि यदि देश को प्रगतिशील बनाना है तो बाजार संगठित क्षेत्र में लाना आवश्यक होता है। संगठित क्षेत्र में बजाज और सरकारी तंत्र में तालमेल रहना आवश्यक होता है। यदि व्यापारी गण यह चाहते हैं कि उनके लिए सरकार विशेष योजनाएं बनाए, तो सरकार को इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र होने के कारण व्यापारी एवं व्यावसायिक समुदाय अपने लाभ को अधिक प्राप्त करने के लिए अधिकांश कार्य टैक्स बचाकर करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में उच्च कोटि के उत्पादों की नकल करके बेचा जाता है, जिसकी जानकारी ग्राहक को नहीं हो पाती है। कई प्रकार के विशेष तरीकों के द्वारा बाजार को उपयोग किया जाता है, जिसकी सटीक जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सर्वप्रथम ऑनलाइन व्यवस्था को विशेष प्रोत्साहन दिया और साथ ही प्रत्यक्ष बिक्री एवं अमूल्यन के लिए एक विशेष नियमावली बनाने का निर्णय भी लिया। इसके साथ ही बाजार को एक नए व्यावसायिक ढांचे की भी आवश्यकता थी, जिसमें कार्य करने वाले सभी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष बिक्री के साथ अमूल्यन को सरकार ने कानून की ओर से विशेष समर्थन प्रदान कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग नामक नए व्यावसायिक ढांचे का गठन भी कर दिया। 28 दिसंबर 2021 सरकार के द्वारा उन नियमों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी सहायता से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों को अत्यधिक लाभ मिल सके। इस नए व्यावसायिक ढांचे की समझ अभी तक अधिकांश लोगों को नहीं है। परिणाम स्वरूप आज भी वे पुराने ढांचे पर ही इस व्यवसाय को कर रहे हैं। इसमें भी सबसे विचित्र बात यह है कि प्रत्यक्ष बिक्री का ढांचा भी लोगों को सही अर्थों में उपयोग करना नहीं आता है। बिक्री के लिए दो प्रकार की मानसिकता का उपयोग किया जाता है। पहला, ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पाद का चयन करता है, तो दूसरा, ग्राहक को उसकी आवश्यकताओं का बोध कराकर उत्पाद बेचा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी को प्रतिदिन भोजन के रूप में फल, फूल, अनाज, सब्जियां इत्यादि उपयोग में लेने होते हैं। इन सभी को प्राप्त करने के लिए हम स्वयं बाजार का चयन करते हैं और आवश्यकता के अनुसार इन्हें खरीद लेते हैं। पारंपरिक बाजार ढांचे के लिए विशेष तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। एक सामान्य व्यक्ति को अपने उत्पाद का चयन करने का अधिकार होता है, किंतु प्रचार माध्यमों के द्वारा उसकी मानसिकता को एक दिशा प्रदान कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह वस्तुओं का चयन करता है जो प्रचलन में आ जाती हैं। बुद्धिजीवी वर्ग विशेष तौर पर उत्पाद की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखता है। इन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक शिक्षा पद्धति का उपयोग किया जाता है, परंतु अपने बौद्धिक बल का अलग अलग उपयोग करके यह सभी बाजार का उपयोग करते हैं।
प्रत्यक्ष बिक्री में विशेष तौर पर ग्राहक को तीसरे वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पर ग्राहक की आवश्यकताओं को उसके वातावरण के अनुसार उपयोग करने की कला सिखाते हुए उत्पाद बेचा जाता है। किसी भी उत्पाद के साथ 3 बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है: उसका परिचय, उसकी गुणवत्ता एवं उसके विशेष लाभ। परिचय के रूप में हमें उत्पाद का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जिसमें उसके निर्माण की विधि एवं मूल्य सम्मिलित होता है। गुणवत्ता के रूप में उत्पाद के उन सभी तत्वों के विषय में विस्तृत ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा वह हमें लाभान्वित कर सके। सभी उत्पाद अलग अलग लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक ढांचा एवं मानसिकता भिन्न हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता को उसे बताया जाता है। उसे यह भी ज्ञान दिया जाता है कि पारंपरिक उत्पाद जो बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे यह उत्पाद किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसका तीसरा भाग आर्थिक रूप से लाभान्वित होने का मार्ग बताता है। अर्थात यदि समान गुणवत्ता वाला उत्पाद ग्राहक पहले से ही उपयोग कर रहा होता है, तो उसे आर्थिक रूप से यह नया उत्पाद किस प्रकार लाभान्वित कर सकता है, इसका ज्ञान उसे प्रदान किया जाता है। प्रत्यक्ष बिक्री विशेषज्ञ यह जानता है, यदि वह एक दिन में 10 ग्राहकों से मिलता है, तो औसतन 2 या 3 ग्राहक उससे उसका उत्पाद खरीद लेंगे। प्रत्येक उत्पाद के ऊपर उसे 10 से 15% का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि उसके बेचे गए उत्पादों को 100 रुपए में खरीदा और उनको 110 रुपए में ग्राहक को बेच दिया, तो 10 रुपए का शुद्ध लाभ उसे प्राप्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की लागत का 10% उसे प्रतिदिन प्राप्त हो रहा हो, तो यह एक उच्च कोटि का लाभ माना जाता है। निवेश की दृष्टि में समय से हमें उचित लाभ मिलना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो उसे एक सीमित वेतन महीने के अंत में प्राप्त होता है। कर्मचारी के रूप में उसकी सोच एवं कार्यशैली उसके वेतन का निर्धारण करती है। प्रत्यक्ष बिक्री में यदि सही अर्थों में उसे प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो वह औसतन अपने वेतन का लगभग 2 गुना धन अर्जित कर सकता है। एक विक्रेता के रूप में अपनी मानसिकता को सजाना विशेष कला होती है। अच्छा लाभ मिलने के लिए अपने आप को सदैव प्रशिक्षित करना प्रत्यक्ष बिक्री के लिए अनिवार्य होता है। एक बार जब आपने अपने एक ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, तो वह हर बार आपसे ही उत्पाद खरीदेगा, जिससे आपका लाभ प्रतिशत उस ग्राहक के साथ सुनिश्चित हो जाएगा। प्रारंभ में प्रत्यक्ष बिक्री में आपको अपनी सेवाएं अधिक प्रदान करनी होती हैं, जिससे आप अपने संभावित ग्राहक को विश्वास में ले सकें। इसके उपरांत जब ग्राहक आपसे जुड़ जाता है, तो आपको प्रारंभिक कुछ समय तक उसके साथ एक पारंपरिक एवं पारिवारिक संबंध भी जोड़ना आवश्यक होता है। यदि ग्राहक लगातार 3 महीने तक आपसे उत्पाद खरीद लेता है, तो चौथे महीने से वह स्वयं ही आपसे उस उत्पाद की मांग करेगा। समय के इस क्षण से यह ग्राहक सदैव के लिए आपका बन जाएगा। समान प्रक्रिया को यदि आप 10 ग्राहकों के साथ निभा लेते हैं, तो इन्हीं के द्वारा भविष्य में आपको कई ग्राहक मिलने सुनिश्चित हो जाते हैं। कर्मचारी के रूप में आपको वही कार्य करना होता है जिसके लिए आपको वेतन दिया जाता है, किंतु प्रत्यक्ष बिक्री आपके भीतर स्वावलंबी होने का नया मार्ग निर्धारित कर देती है। इसके लिए भी विशेष प्रशिक्षण सदैव आपको प्राप्त करना होता है। अन्यथा एक समय सीमा के उपरांत आपके ग्राहक आपसे दूर भी हो सकते हैं। इसके साथ ही समय, काल एवं परिस्थिति आपके साथ अलग संभावनाएं भी प्रस्तुत कर सकती हैं। व्यवसाय के रूप में प्रत्यक्ष बिक्री की क्षमता को देखकर व्यापारिक संघ कमिलम नामक व्यापारिक ढांचे को उपयोग करने का सुझाव देता है। प्रत्यक्ष बिक्री में बिक्री कार्यकारी, बिक्री विशेषज्ञ,
सामान बेचने वाला प्रतिनिधि इत्यादि रूपों में आप अपना व्यवसाय करते हैं। परंतु प्रत्येक स्थिति में आप एक एकल व्यवसायिक ही बनते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ आपकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है और धीरे धीरे आपका व्यवसाय कम होने लगता है। एमएलएम के ध्वज तले जब आप प्रत्यक्ष बिक्री को प्रारंभ करते हैं तो आपको अपने जैसे व्यवसायिक निर्मित करने का विशेष लाभ मिलता है। प्रारंभ में आपको कार्य वही करना होता है जो आपने प्रत्यक्ष बिक्री में किया होता है। परंतु जब आपका संभावित ग्राहक आपके नियमित ग्राहक के रूप में बदल जाता है तो आप उसको अपनी प्रत्यक्ष बिक्री की योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। ऐसा संभव सदैव नहीं होता है कि आपका प्रत्येक ग्राहक आपके समान ही व्यवसाय करने में सक्षम हो। परंतु आपके 10 ग्राहकों में से यदि एक भी आपके साथ आपके व्यवसाय में जुड़ने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो अब आपका व्यवसाय आपके जैसे 2 लोगों का एक समूह बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको अपने सभी ग्राहकों के साथ एक पारिवारिक संबंध निर्मित करते हुए एक निश्चित समय अवधि के उपरांत अपनी योजना से अवगत कराना होता है और इस योजना के सभी नियमों से अवगत भी कराना होता है। एम योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष बिक्री के मंच पर कार्य करते हुए एक निश्चित समय अवधि के उपरांत आपको केवल अपने ग्राहकों को संपर्क में रखना होता है और जिन लोगों को आपने अपने व्यवसाय के साथ जोड़ा होता है उनको विशेष प्रशिक्षण देना होता है। जिस व्यापारिक मंडल के साथ आपने अपने प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय को प्रारंभ किया होता है धीरे धीरे वह मंडल आपके विशेष कार्य से प्रभावित होकर आपको कई प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित भी करता है। जब आपको आपका मंडल सम्मानित करता है तो इसका सीधा प्रभाव आपके द्वारा आपके व्यवसाय से जुड़ने वाले सभी ग्राहकों एवं आपके जैसे विक्रेताओं को उत्साह प्रदान करता है। प्रत्यक्ष बिक्री के व्यवसाय में एक छात्र भी उत्तम कार्य कर सकता है। जब एक छात्र अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो वह एक व्यवसाय के रूप में अपने बौद्धिक बल का निर्माण कर सकता है। वह जिन विषयों को अपने विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा सीखता है उनके यथार्थवादी परिचय को वह बाजार से जुड़कर सीधे सीख सकता है। 15 वर्ष की आयु के उपरांत प्रत्येक छात्र प्रत्यक्ष बिक्री को सही अर्थों में सीखने के लिए एक योग्य उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। आयु के इस वर्ग में उसके कंधों पर परिवार का कोई दायित्व नहीं होता है, इसलिए वह स्वतंत्र भाव से प्रत्यक्ष बिक्री को सीख सकता है और धीरे धीरे अपनी मानसिकता को एक व्यापारी के रूप में विकसित कर सकता है। छात्र की मानसिकता जब एक निश्चित अभ्यास को प्राप्त करती है तो उसका बौद्धिक बल बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शिक्षा के प्रति वास्तविक रुझान प्रकट होने लगता है। ऐसा हो सकता है कि छात्र एक मेधावी बौद्धिक क्षमता की योग्यता रखता हो। ऐसी स्थिति में वह अपनी उच्च शिक्षा को अपने स्वयं की आर्थिक प्राप्ति से पूर्ण भी कर सकता है। ऐसे छात्र शीघ्रता से बाजार को समझते हैं और अपनी उच्च शिक्षा का समान भाव से उपयोग भी करते हैं। ऐसे मेधावी छात्रों को उच्च श्रेणी के संस्थानों में विशेष सम्मान दिया जाता है और उनके कौशल के अनुसार पर्याप्त से अधिक धनराशि वेतन के रूप में प्रदान भी की जाती है। यदि छात्र मेधावी प्रतिभा युक्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वह अपना शिक्षण सामान्य रीति से समाप्त करते करते एक अच्छी धनराशि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है और एक सही आयु प्राप्त करते करते आत्मनिर्भर बन जाता है। वर्तमान समय में यदि एक व्यवसाय कर रहे युवक को कर्मचारी के रूप में देखते हैं तो दोनों ही स्थितियों में वह आर्थिक रूप कमजोर ही प्रतीत होता है। चाहे आप एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करें अथवा कोई व्यवसाय करें, दोनों ही स्थितियों में आपको सदैव आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रगतिशील होना आवश्यक होता है। भारत में अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत न्यूनतम वेतन के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी दयनीय है, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्र अपने पारंपरिक कार्यशैली को उपयोग में लेकर आते हैं, इसलिए उनके भोजन पानी की व्यवस्था सामान्य रीति से पूरी हो जाती है। परंतु भारत के ग्रामीण क्षेत्र सुविधाओं के मामले में पिछड़े ही कहे जाएंगे। इसके पीछे का कारण आर्थिक संपन्नता में कमी होना कहा जा सकता है। किसी समाज में आर्थिक संपन्नता का होना परम आवश्यक होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ग्रामीण क्षेत्र है अथवा शहरी क्षेत्र। जब हम प्रत्यक्ष बिक्री एवं अमूल्य की बात करते हैं तो इस योजना में इतनी क्षमता होती है, यह किसी भी समाज को आर्थिक रूप से गति प्रदान कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी कमी आवश्यकता के अनुसार ग्राहक को सही अर्थों में समझ में कमी होती है। इस योजना को लागू करने से पूर्व प्रत्येक वितरक को स्वयं के आर्थिक, मानसिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिवेश को समझना आवश्यक होता है। अधिकांश व्यावसायिक संगठन योजना को लागू करने में कुछ शीघ्रता कर देते हैं और प्रारंभिक बिक्री करने वाले व्यक्ति और अधिकारियों को सही प्रशिक्षण प्रदान नहीं करते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए अधिकांश बड़े उद्योगपति प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देते हैं। भारत में पहली बहुराष्ट्रीय संस्था जब इस व्यवसाय को भारत में लेकर आई थी तो उसने अपने प्रशिक्षण शैली को श्रेष्ठ रखा था। उसने भारत में अपने व्यापार से बहुत लाभ कमाया था, परंतु उत्पाद अधिक महंगे होने के कारण अधिकांश लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पाए थे। वर्तमान में भारत में कई बड़े व्यापारिक घराने एवं व्यावसायिक इस योजना को उपयोग कर रहे हैं, किंतु सही अर्थों में इसका लाभ न्यूनतम स्तर पर है, प्राप्त हो पा रहा है। प्रत्यक्ष बिक्री का एक नवीन योजना मंच इसके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह योजना नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में प्रचलन में है, परंतु इसकी सही जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। कुछ पुराने एवं अनुभवी प्रत्यक्ष बिक्री विशेषज्ञ इसके लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। लगभग प्रत्येक ने अपने व्यक्तिगत शैक्षिक संस्थानों को भी प्रारंभ कर दिया है। इनके सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त करके इस उद्योग का लाभ प्रतिशत पहले से कुछ बढ़ा अवश्य है, परंतु अभी भी प्रत्यक्ष बिक्री का व्यवसाय अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। आपके समक्ष इसका एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री योजना के अंतर्गत संबंधित संस्थान अधिकतम 65% का लाभ अपनी योजना से जुड़े हुए सलाहकारों और वितरकों के लिए आरक्षित रखते हैं। प्रत्येक वितरक एक सलाहकार के रूप में जब अपने नेटवर्क का गठन करता है तो यह धनराशि सुविधाओं एवं धन लाभ के रूप में सभी में बांट दी जाती है। प्रारंभिक स्तर पर धनराशि की मात्रा अधिक होती है, परंतु नेटवर्क बड़ा होते होते धनराशि की मात्रा कम होती चली जाती है, परंतु धन लाभ बढ़ता चला जाता है। यदि हम औसतन दृष्टिकोण से धन लाभ को देखना चाहे तो एक वितरक के द्वारा संस्थान को जितना बड़ा व्यापार प्राप्त होता है उतनी ही अधिक धनराशि वितरक एवं उसके नेटवर्क के लिए निर्धारित कर दी जाती है। नेटवर्क में जो शीर्ष पर होता है उसे न्यूनतम 8 से 10% का लाभ आर्थिक रूप से सीधे प्राप्त हो जाता है, शेष धनराशि विभिन्न रूपों में उसे प्रदान की जाती है। व्यापारिक योजना के अनुसार प्रत्येक वितरक को उन सुविधाओं से विशेष लाभ प्रदान किया जाता है जिनका आज इस आधुनिक जीवन में विशेष स्थान होता है। लाभ के रूप में वाहन, विश्व भ्रमण, चिकित्सकीय लाभ, शैक्षिक लाभ, निवास स्थान लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं, परंतु प्रत्येक वितरक को प्राप्त धनराशि ही सबसे अधिक आकर्षित करती है। प्रत्यक्ष रूप से यह धनराशि ही वितरक की छवि को समाज में सम्मान प्रदान करती है। धनराशि भी इस प्रकार से प्रदान की जाती है जिसमें हर महीने यह बढ़ते क्रम में होती है। अब एक आर्थिक उदाहरण के रूप में आपसे चर्चा करते हैं।
एक वितरक अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय का प्रारंभ करता है और योजना के अनुसार प्रति माह केवल एक ही ग्राहक को अपनी योजना के लाभ से अवगत कराते हुए जोड़ता है। उसका ग्राहक भी समान रीति से एक ग्राहक को हर महीने योजना से जोड़ने का कार्य करता है। यह यात्रा इसी प्रकार एक वर्ष तक चलती रहती है, जिसमें प्रत्येक ग्राहक वितरक बनने के उपरांत अगले वितरक को जोड़ता चला जाता है। संख्या बल की यह श्रृंखला एक वर्ष के उपरांत 4098 बन जाएगी। देखने में यह संख्या बल छोटा प्रतीत होता है, परंतु प्रत्यक्ष बिक्री के लिए यह ग्राहकों की एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में देखा जा सकता है। अब यदि प्रत्येक ग्राहक केवल 3000 रुपये का उत्पाद स्वयं के लिए खरीदता है, तो पहले वितरक का 12 रुपये करोड़ से अधिक का व्यापार बन जाएगा। अर्थात उसके माध्यम से उसके नेटवर्क ने इतनी बड़ी धनराशि का उत्पाद संस्थान से खरीद लिया है, और वह भी केवल एक महीने में। इस धनराशि का औसतन 10% धन लाभ अर्थात 12 लाख रुपए पहले ग्राहक को शीर्ष पर होने के कारण प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार सभी ग्राहकों को अपने अपने व्यापार के अनुसार धन लाभ प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्राहक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद रहे हैं, वह उसे आगे नहीं खरीदेंगे और समान रीति से ग्राहकों को नहीं खोजेंगे। अगले वर्ष पहले ग्राहक का संख्या बल 8196 हो जाएगा और 3000 रुपये के अनुसार उत्पाद खरीदने के उपरांत व्यापार की धनराशि 24 रुपये करोड़ से अधिक तक पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि सही अर्थों से प्रत्यक्ष बिक्री का कार्य किया जाए तो सभी वितरक एक ऐसी धनराशि को हर महीने प्राप्त करेंगे जो पिछले महीने से लगभग दोगुनी हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष बिक्री के पुराने ढांचे के रूप में इसे प्राप्त करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष बिक्री एवं अमूल्य योजना के अंतर्गत कुछ ही वितरक अथवा सलाहकार अच्छे धन लाभ को प्राप्त कर लेते हैं एवं अधिकांश केवल देखते ही रह जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नामक नई योजना के अनुसार प्रत्येक वितरक बड़ी सरलता से इस धनराशि को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है तो केवल इस योजना को सही अर्थों में समझने की। प्रत्यक्ष बिक्री अथवा अमूल्य की योजना के अनुसार प्रत्येक ग्राहक जब वितरक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसे प्रत्यक्ष बिक्री के नियमों के अनुसार अपनी कार्य योजना को विकसित करना होता है। उसे संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं को खोजते हुए उचित धनराशि युक्त उत्पादों को बेचना होता है अथवा खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। उत्पाद को सही अर्थों में बेचना अथवा खरीदना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल नहीं होता है। ऐसा अधिकांश होता है कि एक वितरक के कई ग्राहक बन जाते हैं, परंतु सभी ग्राहक वितरक बने, यह संभव नहीं होता है। भारत, जिसे एक उपमहाद्वीप के रूप में भी संबोधित किया जाता है, कई प्रकार की विडंबनाओं से यह शीघ्र प्रभावित हो जाता है। भारत की अधिकांश जनता आज भी अत्यंत सरल बुद्धि का प्रदर्शन करती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशासन शैली आज भी परिपक्व नहीं हो पाई है। परिणाम स्वरूप भारतीय जनसंख्या का अधिकांश वर्ग किसी भी योजना को सही अर्थों में समझ नहीं पाता है एवं पारंपरिक ढांचे को ही उपयोग करते हुए अपने भविष्य की योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले 26 वर्षों में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष बिक्री की छवि को धूमिल किया गया है, इससे अधिकांश लोग इसके प्रति अपना नकारात्मक भाव ही प्रकट करते हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण पारंपरिक बाजार की कार्य योजना भी सम्मिलित है। बाजार के पारंपरिक ढांचे में विज्ञापन एवं प्रचार माध्यमों के द्वारा जनता को सरलता से प्रभावित कर दिया जाता है और मानसिक तौर पर दिशाहीन कर दिया जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बच्चों की शिक्षा से सीधा संबंध रखता है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में बच्चों के अभिभावक अथवा माता-पिता उनकी अच्छी शिक्षा के लिए भरपूर प्रयास करते हैं।
अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी दिलाते हैं। स्कूल की प्रतिष्ठा के अनुसार मासिक शुल्क भी बढ़ जाता है, जिसके लिए अभिभावक आर्थिक रूप से विशेष कार्य भी करते हैं। दूसरी ओर सरकारी तंत्र के विद्यालय अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सरकार प्रत्येक छात्र को समान दृष्टि से देखती है एवं समान भाव से शिक्षा प्रदान करती है, इसलिए कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अवांछित बिंदुओं पर कार्य नहीं करती है। सरकारी शिक्षा तंत्र कभी भी कोई ऐसा विशेष प्रचार नहीं करता जिससे जनता उसकी ओर आकर्षित रहे, परंतु जितने भी निजी शैक्षिक संस्थान हैं, वे ऐसी प्रत्येक योजना को उपयोग करते हैं जिससे अभिभावक उनकी ओर आकर्षित हो सकें। जहां एक ओर सरकारी शिक्षा तंत्र में शिक्षा ग्रहण करना लगभग निःशुल्क है अथवा न्यूनतम धनराशि युक्त है, तो वहीं दूसरी ओर निजी संस्थान एक मोटी धनराशि शिक्षा प्रदान करने के नाम पर मांगते हैं। लोगों की मानसिकता स्कूलों के स्तर को लेकर निजी शैक्षिक संस्थानों की ओर विशेष रुझान रखती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी शैक्षिक संस्थान श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भी सामान्य जनता की दृष्टि से दूर ही रहते हैं। छात्र अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के उपरांत जब उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की ओर अपना कदम रखता है, तो उसे सरकारी विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि सही अर्थों में कहा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के नाम पर केवल शोषण ही किया जाता है, जिसका परिणाम उच्च शिक्षा में देखने को मिलता है। जब छात्र अपने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उनका बौद्धिक स्तर सही अर्थों में विकसित नहीं हो पाता है और बहुत कम छात्र बाजार में सही समय पर अपना स्थान बना पाते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को उचित समय पर स्थापित नहीं कर पाता अथवा कर्मचारी के रूप में अच्छा स्थान नहीं ग्रहण कर पाता, उसके विषय में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। शिक्षा के ढांचे को जानने के उपरांत आपको भारतीय लोगों की मानसिकता का अनुमान सरलता से लग सकता है। अधिकांश भारतीय शिक्षा को गंभीरता से लेना नहीं जानते हैं और बाजार जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहा है उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। लगभग प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि लगातार जनसंख्या वृद्धि एवं घटते विकल्प चिंता का विषय बने हुए हैं। प्रत्येक अभिभावक अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों के भविष्य के लिए श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, परंतु उन विकल्पों की ओर उदासीन ही रहता है जिनको सीखना उसके लिए परम आवश्यक है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों को इतना कुछ सिखाया जाता है कि वे इस बात को लेकर सदैव दुविधा में रहते हैं किस विषय के आधार पर वे अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी वित्तीय आधार पर विषयों का मूल्यांकन प्रदान नहीं करना होता है। जितने भी अध्यापक अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, उनको स्वयं अपने विषय का वित्तीय समीकरण ज्ञात नहीं होता है। अभिभावक जब अध्यापकों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों के लिए रोजगार हेतु सही विकल्प क्या हो सकता है, तो उनको गिनती के 5 से 6 विकल्प बता दिए जाते हैं और विशेष रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार होने का मार्ग बताया जाता है। अभिभावक यह बात जानते हैं कि बिना प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए उच्च श्रेणी का स्थान पाना असंभव है और यह भी जानते हैं उच्च शिक्षा के लिए धन अधिक मात्रा में चाहिए, परंतु वर्तमान परिवेश में वह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा की जानकारी सही अर्थों में प्राप्त न होने के कारण प्रत्येक छात्र एक लंबे समय तक अच्छे वेतन के लिए संघर्ष करता रहता है। यूरोपीय देशों में इसका एक अच्छा विकल्प लागू किया गया है। शोध के अनुसार प्रत्येक युवा को 15 वर्ष की आयु प्रारंभ होते ही बाजार का द्वितीय समीकरण ज्ञात करने के लिए बाजार का उपयोग करना आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर बच्चों को अपने व्यक्तिगत खर्चों को निकालने के लिए बाजार में कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है।
अधिकांश बच्चे इस अवधि का भरपूर लाभ उठाते हैं और स्वयं के लिए उपयुक्त वित्तीय वातावरण तैयार कर लेते हैं। यदि छात्र में उच्च शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होता है तो यह वित्तीय वातावरण उसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो जाता है। परंतु यदि शिक्षा में उसका रुझान कम होता है तो वह अपनी जीवन शैली को वित्तीय दिशा देने में सफल भी हो जाता है। प्रत्यक्ष बिक्री एक ऐसा मंच है जिसका उपयोग छात्रों को अपने माध्यमिक शिक्षा के प्रारंभ होते ही सीखना चाहिए। इसमें छात्रों को प्रारंभ में अपने निवास स्थान पर ही निवास स्थान में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं का प्रतिदिन का हिसाब किताब करना सिखाया जाता है। छात्र जिन विषयों को पढ़ रहे होते हैं उनमें उपलब्ध शैक्षिक सामग्री किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, इसका विस्तृत ज्ञान उन्हें मिलना आवश्यक होता है। जिन वस्तुओं का हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, इसका ज्ञान वह पुस्तकों में तो पढ़ता है परंतु यथार्थ में नहीं जान पाता। इसका एकमात्र समाधान उसकी शिक्षा के विषयों को प्रतिदिन उपयोग हो रही वस्तुओं के साथ जोड़कर सिखाना इसकी प्राथमिक कड़ी में आता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में कक्षा 7 एवं कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्रों को इस बात का विशेष प्रशिक्षण उनके माता पिता भी प्रदान कर सकते हैं। मूल रूप से प्रत्यक्ष बिक्री की यह प्राथमिक कक्षा कही जाती है। घर पर जो भी वस्तु बाजार से खरीद कर लाई जाती है उसका नियमित विवरण एक पुस्तिका पर तिथि के अनुसार लिखना आवश्यक होता है। महीने के अंत में उसको 3 बातों का विशेष ज्ञान हो जाएगा। पहला कि निवास स्थान पर हर महीने कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरा, पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसकी क्या क्या आवश्यकता है। तीसरा, किस व्यक्ति को किस पोषण की आवश्यकता अधिक है। प्रारंभ में बच्चों को ऐसा करना हास्यास्पद लग सकता है एवं उनका इसके प्रति रुझान बहुत कम भी हो सकता है। जिस परिवेश में बच्चे बड़े हो रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव उनकी मानसिकता पर पहले से ही होता है, जिसे दिशा देने का यह उचित समय होता है। हमारे बौद्धिक बल का एक विशेष चक्र होता है जो 90 दिनों तक व्यवस्थित होने की मांग करता है। यदि बच्चों को 90 दिनों तक लगातार आप यह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनको इस कार्य के प्रति अपनी रुचि प्रकट करने में सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह कार्य अगले 3 महीनों में करना उनके लिए कुछ सरल हो जाता है। अर्थात प्रत्येक 3 महीने एक नई ऊर्जा के साथ आपको अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करना आवश्यक होता है। प्रत्येक माह के अंत में उन्हें इस बात का एक लिखित प्रमाण रखना भी आपको सिखाना होगा। ऐसा करने से आपके बच्चों का व्यावसायिक बुद्धि कौशल ऊर्जावान होना प्रारंभ हो जाता है। वर्ष के अंत में आपको अपने बच्चों को पूरे वर्ष की पारिवारिक आय खर्चों एवं बचत का विशेष पाठ पढ़ाना आवश्यक हो जाता है। बच्चा जब 9वीं कक्षा में प्रवेश करता है तो उसको अब अपने बौद्धिक बल को एक व्यवसाय की ओर देखते हुए निर्मित करना होता है। उसके विचारों में व्यापार की आधारशिला रखनी आवश्यक हो जाती है। इसके लिए आप पिछले वर्ष के अभ्यास को एक नवीनीकरण प्रदान करने के लिए योजना बनाते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री एवं पारंपरिक बाजार में जिस व्यापारी से हम अपना महीने का सामान खरीदते हैं हमें अपने बच्चे को उसकी छवि से अवगत कराने का यह विशेष समय होता है। इसके लिए हमें अपने घर में एक छोटा सा व्यापारिक मंच बनाना होता है जहां पर बाजार से खरीदा हुआ सामान उसके खरीद मूल्य के साथ रखना होता है। उदाहरण के तौर पर हम जब बाजार से पूरे महीने का वस्तु संग्रह खरीदते हैं तो हमें उसमें छूट की प्राप्ति अवश्य होती है। यह छूट उत्पाद पर भी निर्भर करती है। हमें इस पूरी सामग्री को उसके खरीद मूल्य के साथ अधिकतम खरीद मूल्य (MRP) को लिखते हुए सूची बनानी है।
पूरे परिवार को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अब वह जिस भी वस्तु को खरीदते हैं उसका अधिकतम खरीद मूल्य अर्थात एमआरपी के आधार पर ही अपने बच्चे से खरीदेंगे। आपके बच्चे के लिए अब यह एक नया खेल बन जाएगा जो उसके मन में विशेष ऊर्जा का संचार करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि वह परिवार के मासिक खर्चों को पहले ही समझ चुका है, तो उसके लिए यह नया मंच साझा करना सरल हो जाएगा। प्रत्येक महीने के अंत में आपके बच्चे को कुछ धनराशि अतिरिक्त प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने बाजार से जो सामान खरीदा था उसमें आपको छूट भी मिली थी। यह धनराशि आपके बच्चे की पहली आर्थिक उपलब्धि कही जाएगी। अब आपको प्राप्त धनराशि एवं अतिरिक्त धनराशि की एक तालिका बनानी है। इस धनराशि में से आपको उस धनराशि को पुनः ले लेना है जो इस नए महीने में आपको सामान खरीदने में उपयोग में आने वाली है। आपको हर महीने इस कार्य को करना है और अपने बच्चे को इस बात से अवगत कराना है कि उसे कितनी धनराशि का लाभ हो रहा है। इस प्रक्रिया को लगातार 6 महीने तक करने के उपरांत अगले चरण में प्रवेश करना है। इस नए चरण में आपको अपने बच्चे को निवेश के विषय में सिखाना है। निवेश उस विधि को कहा जाता है जिसमें आप एक धनराशि को निश्चित समय के लिए बाजार में उपयोग करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार एक लाभ को प्राप्त करते हैं। 6 महीने तक आपको अपनी तालिका से इस बात का ज्ञान सरलता से हो जाएगा कि प्रति माह कितनी धनराशि का उपयोग आपने बाजार से सामान को खरीदने के लिए किया था और आपके बच्चे को व्यापार से कितना धन लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपको इसका लाभ प्रतिशत, अर्धवार्षिक एवं मासिक स्तर पर निकालना होगा। आपको इस बात का ज्ञान उसे प्रदान करना होगा कि 6 महीने में उसने कितनी धनराशि अपने व्यापार के द्वारा एकत्र की है। इस धनराशि को मासिक खर्चे से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए बच्चे को यह बताना है कि उसका व्यवसाय निवास स्थान को कितना लाभान्वित कर चुका है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पूरे महीने में औसतन 5,000 रुपए का सामान आप बाजार से खरीदते हैं। बाजार की नई शैली के अनुसार आपको प्रत्येक उत्पाद पर 5 से 15% की छूट अवश्य मिलती है। यदि हम इसे औसतन 10% लेकर चलते हैं तो लगभग 500 रुपए हर महीने आप बचत के रूप में देख सकते हैं। यह धनराशि 6 महीनों में लगभग 3,000 रुपए के समीप पहुंच जाएगी। यह धनराशि उस प्राप्ति से आपके बच्चे को अर्जित हुई है जिसे आप नियमित रूप से उपयोग में लेकर आते हैं। आपने हर महीने औसतन 10% से लाभ कमाना अपने बच्चे को सिखा दिया है। अब यदि आप प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े हुए हैं और अपने बच्चे को भी इससे अवगत कराना चाहते हैं तो इसका प्रारंभिक मंच आपने तैयार कर लिया है। इसके अगले स्तर पर उपयोग हो रही वस्तुओं को बाजार में बिक रही वस्तुओं से जोड़कर समझाना आवश्यक हो जाता है। एक उत्पाद जो आपको पारंपरिक बाजार से उपलब्ध हो रहा है, यदि वैसा ही उत्पाद उच्च श्रेणी का आपको प्रत्यक्ष बिक्री के द्वारा भी उपलब्ध है, तो इस विशेष अंतर को आपको अपने बच्चे को सिखलाना अब आवश्यक हो जाता है। साथ ही आपको उसे उस गणित को भी समझाना होगा कि किस प्रकार एक फुटकर व्यापारी अधिक ग्राहकों के द्वारा धन अर्जित करता है। पिछले एक लंबे समय अंतराल से आप अपने बच्चे को जिस बाजार के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उसी बाजार को प्रत्यक्ष रूप से जानने का उसे पूर्ण अवसर प्रदान करना होगा। प्रत्यक्ष बिक्री के अगला चरण, जिसे अमूल्य कहा जाता है, इसका प्रारंभिक ज्ञान आपको अपने बच्चे को प्रदान करना होगा। एमएनएम के 2 प्रकार के कार्य मंच होते हैं, पहला मासिक एकल वृद्धि के साथ एवं दूसरा मासिक 4 की वृद्धि के साथ। क्योंकि आपका बालक अथवा बालिका अभी 9वीं कक्षा में ही पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मासिक एकल विधि ही उपयोगी सिद्ध होगी।
आपको अपने बच्चे के मित्रों को इस प्रकार से इस व्यवसाय का लाभ मिल सकता है, इस विषय पर ज्ञान प्रदान करना होगा। यह जानने के लिए उसके मित्र किस प्रकार का सहयोग आपके बच्चे के साथ करते हैं, आपको इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होगी। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि अधिकांश अभिभावक बच्चों के मित्रों के साथ कोई विशेष संवाद नहीं रखते हैं। अभिभावकों एवं उनके बच्चों के मध्य एक दूरी रहती है। परिणाम स्वरूप बच्चे अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित संवाद आपस में ही कर लेते हैं, जिसके कारण सही अर्थों में उनको दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस प्रकार का मानसिक स्तर हमारे बच्चों का होता है, अधिकांश उनका मित्र समुदाय भी वैसा ही होता है। बहुत कम अभिभावक अपने बच्चों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफल होते हैं। धीरे धीरे जब बच्चे की आयु बढ़ जाती है और वह एक परिपक्व स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक से उसकी दूरी बहुत बढ़ चुकी होती है। परंतु ऐसी स्थिति में उसके अभिभावकों द्वारा उससे एक अपेक्षा भी प्रकट होने लगती है। प्रत्येक युवा जब अपने भविष्य की ओर कदम रखने का प्रयास करता है, तो उसका भूतकाल उसे रोकने का भी प्रयास करता है। अधिकांश परिवारों में इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसमें बच्चे अपने प्रारंभिक दिनों में व्यवसाय का चयन करने में दुविधा अनुभव करते हैं। जब युवा के रूप में वे अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाजार की ओर भ्रमण करते हैं, तो उनके बौद्धिक बल में वह कुशलता नहीं होती जिसकी मांग बाजार को होती है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की भांति वे धीरे धीरे प्रगति करते हैं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां वह अनुभव करते हैं, जिनका उनके व्यवसाय से सीधा संबंध होता है। हम अपने अगले अध्याय में इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। कक्षा 9 के मध्य में ही अपने बच्चे के मित्रों से संपर्क रखना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम हमें समय समय पर अपने निवास स्थान पर आयोजित करना अनिवार्य होता है। इस आयोजन को हमें व्यापारिक दृष्टिकोण से ही देखना होता है। लगभग प्रति माह ऐसा आयोजन आपके बच्चे के मित्रों के घर भी होने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे के प्रत्येक मित्र के अभिभावकों से आपका संवाद आवश्यक होता है। जब यह कार्यक्रम आपके निवास पर आयोजित किया जाता है, उस समय आपको अपने बच्चे के माध्यम से उन उत्पादों का प्रदर्शन करना सिखाना होता है, जिनको आपने अपनी प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के माध्यम से खरीदा होता है। प्रारंभ में बच्चे इसे खेल खेल में ही सीखते हैं, परंतु धीरे धीरे उनको इस बात का अभ्यास होना प्रारंभ हो जाता है। आपको अपने बच्चे को उत्पाद बेचने में प्रखर बनाना अनिवार्य होता है। उसका प्रदर्शन इस प्रकार का होना चाहिए कि निवास पर उसके मित्र किसी न किसी उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। प्रारंभ भले ही उसका उत्पाद ना बिके, परंतु उसमें बेचने की कला सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से जब एक बच्चा अपना कार्य प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ में उसकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके लिए हमें बच्चों की शिक्षा के किसी विषय को उपयोग करते हुए उसे व्यापार से जोड़ना सिखलाना चाहिए। हमारी शिक्षा का एक व्यावसायिक रूप भी होता है, जिसे हम अपने विद्यालय से कभी सीख नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें प्रत्यक्ष रूप से बाजार को ही उपयोग करना होता है, परंतु नियमों के अनुसार एक विशेष अवधि से पूर्व इस कार्य को नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती है। जिस प्रकार आपने अपने ही निवास स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, वैसा ही कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपके बच्चे के मित्रों को भी आप प्रोत्साहित कीजिए। इसके लिए आपको उनके अभिभावकों से अपना संवाद रखना होगा। इससे आपको 2 लाभ होंगे। पहला, एक नए समूह की जानकारी आपको प्राप्त होगी और दूसरा, आप अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।
आपको सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश अभिभावक उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। लगभग प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित रहता है जितने आप रहते हैं। आपके अंदर व्यवसाय की एक ऐसी छवि प्रकट हो जानी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करे। ऐसा करना मूल रूप से मानसिक परिपक्वता की ओर संकेत करता है। प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय से सबसे बड़ा लाभ नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाना होता है। आपके बच्चे के माध्यम से आप इस कौशल को और अधिक तीव्रता से सीख सकते हैं। आपको इस व्यवसाय में कुछ ऐसे ग्राहक भी मिल सकते हैं जो आपसे बौद्धिक बल में अच्छे हों एवं उनको अपने उत्पाद के विषय में समझा पाना आपके लिए कठिन हो। ऐसी स्थिति में आपका धैर्य आपकी सहायता कर सकता है। हमें अपने सभी ग्राहकों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं उनकी आवश्यकताओं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अधिकांश सामान्य श्रेणी के ग्राहक आपसे अधिक उत्पाद खरीद सकते हैं, तो वही एक धनाढ्य श्रेणी का ग्राहक एक छोटा सा उत्पाद आपसे खरीद सकता है। आपको अपने संवाद कौशल को इस प्रकार से सुदृढ़ बनाना होगा जिससे ग्राहक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वह अपनी आवश्यकता के अनुसार आपसे वस्तुओं को खरीदे। परंतु जब आप कुछ ग्राहकों से मिल लेंगे तो आपको अपने बुद्धि कौशल का एक अनुमान अवश्य लग सकता है कि किस ग्राहक को किस प्रकार से संतुष्ट करना है। आपकी यह कला स्वाभाविक रूप से आपके बच्चे तक पहुंचना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि अब आपको उसे महीने में एक बार अपने साथ अपने व्यवसाय क्षेत्र में लेकर जाना होगा। स्वाभाविक तौर पर हमारे मन में एक झिझक होती है जो हमें किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से रोकने का प्रयास करती है। इसके पीछे का एक कारण लाभहानि अथवा मान अपमान का विषय हो सकता है। परंतु यदि कोई ग्राहक सभ्य प्रवृत्ति का होगा तो वह कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। असभ्य श्रेणी का ग्राहक सदैव चिंता का विषय बना रहता है। प्रारंभ में आपको समाज सुधार पर कोई कार्य नहीं करना है, अर्थात असभ्य प्रवृत्ति के ग्राहक को सभ्य बनाने का प्रयास नहीं करना है। आपका प्रारंभिक लक्ष्य अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार से एक ऐसी आय को अर्जित करना है जो आपको आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से संतुष्ट कर सके। आपका बच्चा 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रत्यक्ष बिक्री का प्रारंभिक सिद्धांत समझ जाएगा। इसके उपरांत जब वह 10वीं कक्षा में प्रवेश करेगा तो आपको उसे एक अलग कार्य के लिए प्रेरित करना होगा। उसकी शिक्षा का लाभ अब उसे उठाना सीखना होगा और धनराशि को इसके द्वारा अर्जित करना होगा। इसके लिए छोटी कक्षा के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उसे प्रेरित करना होगा। यह सभी छोटी कक्षाओं के छात्र प्रारंभ में आपके ही ग्राहकों के द्वारा प्राप्त होने चाहिए, अर्थात जो आपके ग्राहक प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से बने हैं। यदि उनके घर में छोटे बच्चे उपलब्ध हैं तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना होगा। आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि एक निश्चित समय अवधि में ही आपका बच्चा इस कार्य को करे। इसके लिए चाहे अपने निवास स्थान पर अथवा उस बच्चे के निवास स्थान पर आपको अपने बच्चे को भेजना होगा। प्रारंभिक स्तर पर धन महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, परंतु धीरे धीरे धन का महत्व आपके बच्चे को समझ आना चाहिए। आपको शिक्षा प्रदान करते समय बाजार के शुल्क से कुछ कम लेना होगा। परंतु जब आपको पढ़ रहे छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलनी प्रारंभ हो जाए तो ऐसी स्थिति में बाजार भाव की मांग आपको करनी होगी। ऐसा करने से आपके बच्चे की शिक्षा पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह प्रत्यक्ष बिक्री को भी धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको स्वयं ही एक नए मंच का निर्माण भी करना होगा जिसके द्वारा आप अन्य बच्चों को समान कौशल के लिए प्रेरित कर सकें। ऐसा करके आप समाज के प्रति भी अपना एक विशेष योगदान प्रदान कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया के अगले 2 चरणों में जब आपका बच्चा 11वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगा तो मार्क स्वयं ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 10वीं के उपरांत जब बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें इस बात का अनुमान लग जाता है कि वे किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करेंगे। उनको अपने बौद्धिक बल का भी ज्ञान हो जाएगा। यदि उनका बौद्धिक बल सामान्य से अच्छा होगा तो वह स्वयं ही अपने श्रेष्ठ शैक्षिक क्षेत्र का चयन कर लेंगे। अन्यथा सामान्य रीति से शिक्षा ग्रहण करते हुए स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेंगे। दोनों ही स्थितियों में आपको उसकी शिक्षा के खर्च के विषय में निश्चिंत भाव प्राप्त होगा, क्योंकि वह अपने योग्यता से स्वयं ही शुल्क देने में सक्षम हो जाएगा। यहाँ पर आपके समक्ष एक और बिंदु को साझा करना होगा। हम सभी अधिकांश यह देखते हैं कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान से समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु वे अपने शैक्षिक प्रदर्शन को नहीं दिखा पाते हैं। हमारा बौद्धिक बल हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुसार विकसित होता है। बहुत कम छात्र अपनी प्रारंभिक अवधि में शिक्षा का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, परंतु कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो आयोग के एक बड़े वर्ग में कुछ विशेष प्रदर्शन करते हैं। हमारा भौतिक शरीर प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, जिसमें कुल 36 अंग होते हैं। हमारा शरीर वह 37वां स्वरूप होता है जो इन सभी को एक सूत्र में बांधकर उपयोग में लिया जाता है। यह पूरा शरीर 5 तत्वों के आधार पर बनाया एवं विकसित किया जाता है। इन 5 तत्वों की शुद्धता एवं स्वच्छता हम सभी को समय पर प्राप्त हो सके यह संभव नहीं होता। यही कारण है कि अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। परंतु यदि धीमी गति से भी पोषण प्राप्त हो तो हमारे सभी अंग धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी शिक्षा भले ही प्रारंभ में प्रशंसनीय ना दिखे, परंतु जिस प्रक्रिया की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, आगे के एक सीमित स्तर पर आते आते यह विकसित हो जाती है। परंतु एक बात हमें स्मरण रखनी आवश्यक है कि स्नातक तक की योग्यता प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होनी ही चाहिए। हम यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष बिक्री का अगला चरण, जिसे हम अमिल्यम के नाम से जानते हैं, वह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम यह जानते हैं कि एक लंबी अवधि तक हम प्रत्यक्ष बिक्री करने में सक्षम नहीं रह सकते, इसके लिए हमें अमिल्यम योजना का उपयोग करना ही होता है। हमें अपने जैसे नेतृत्व करने वाले प्रत्यक्ष बिक्री विक्रेताओं का निर्माण करना आवश्यक होता है। यही अमिल्यम की विशेष शक्ति होती है। एक बार जब आपने अपने जैसे कुछ वितरकों को तैयार कर दिया और उनको भी समान रीति से प्रशिक्षित कर दिया, तो आपको अपने एक आयु स्तर के उपरांत अत्यधिक परिश्रम नहीं करना होगा। अपने अगले अध्याय में, जिसका शीर्षक संवाद एवं संचार कला है, हम अमिल्यम के अगले स्तर की चर्चा करेंगे। साथ में यह भी बताएंगे बच्चे की उच्च शिक्षा को किस प्रकार निर्धारित करना चाहिए। हमें आशा है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा और आप इसके अनुसार अपने व्यवसाय को करने का प्रयास अवश्य करेंगे। मित्रों, किसी भी व्यवसाय में यदि आपको एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो आपका कार्यक्षेत्र सरलता से आपको लाभ प्रदान कर सकता है। हमने आपके लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें आप उन सभी बातों को प्रत्यक्ष रूप से न केवल सीख पाएंगे अपितु अपने कार्यक्षेत्र में उपयोग भी कर पाएंगे। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आपको विवरण में दिए गए फॉर्म को भरना होगा। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।